अच्छा, लिखना नहीं, मैं बाद में लिखा हुआ शेयर करूंगा थोड़ा सा, ठीक। सिर्फ चीज समझ लीजिएगा। अब बेटे हमारे पास जो ब्रांच है, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। एक मिनट बेटे, मैं दूसरों से बच्चों को पिक करना है ना। अच्छा, अब मैंने पहले कहा लिखना नहीं, लिखने पे फोकस ना कीजिएगा, समझने पे फोकस कीजिएगा। बाद में मैं लिखा हुआ शेयर करूंगा, अभी थोड़े बार शेयर भी करूंगा, खत्म होने से पहले लिखा हुआ करूंगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है बेटे। एक तो ये लेट चाहते हो ना यार। मॉडर्न फिजिक्स बेटे, मॉडर्न फिजिक्स में दो चैप्टर्स आते हैं जो इस लेवल के ऊपर। एक तो क्वांटम फिजिक्स है जो हम स्टार्ट करने लगे, ये ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। इसे मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कहते हैं कि इस पे पहले वाले फिजिक्स जो न्यूटन्स के लॉज वगैरह एप्लीकेबल नहीं रहते, कंजर्वेशन दूसरी चीजें, ठीक है ना। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमारे पास वो मटेरियल ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहे थे, यहाँ पे कुछ पार्टिकल प्योर फॉर्म थोड़ी बहुत आएंगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले जो हमने जितना भी पढ़ा है ना, वो है थी क्लासिकल फिजिक्स, चाहे वो क्लासिकल लगती थी आपको या नहीं लगती थी, बट दैट वाज क्लासिकल फिजिक्स। अब जो है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें क्लासिकल फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं रहने। अब इसमें दो चैप्टर में कह रहा हूँ, क्वांटम और न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर तो पहले भी गो थ्रू की होती है, तो इसमें पहला चैप्टर आ गया, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। ये आइंस्टाइन की एक्चुअली फिजिक्स है, ठीक है। इसमें 100 मार्क का पेपर होता है एमएससी फिजिक्स में प्रीवियस के अंदर। क्वांटम फिजिक्स में बेटे हमारे पास फर्स्ट लर्निंग आउटकम आ गई, व्हाट एक्चुअली अ फोटोन इज। फोटोन, PHOTON, ठीक है। फोटोन को बेटे हम कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय फोटोन, क्योंकि ये हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके यूनिट्स हों, ठीक है। अब फोटोन हमारे पास जो है उसमें तीन चीजें आती हैं। व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यूनिट नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन वगैरह आती है ना, व्हाट इज मेंट, तो वही मीनिंग के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय फोटोन पेपर में भी आया भी होगा कई दफा। पहली चीज तो ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट पैकेट है या क्वांटम है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। अच्छा, डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटम, डिस्क्रीट किसको कहते हैं? जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो चीज काउंट कर सकती है उसे आप कहते हैं वो डिस्क्रीट है। जैसे होल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ठीक है। पैकेट, अब ओ लेवल, सॉरी एएस लेवल में आपने पढ़ा था चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड, यानी हमने ये पढ़ा था टोटल चार्ज जो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज 1.60 टाइम्स -19। अब वर्ड क्या यूज होता था? क्वांटाइज, क्वांटम उससे हुई है, यानी किसी चीज पे भी चार्ज होगा, ये हो सकता है कि वो मल्टीपल होगा चार्ज इन एलिमेंट्री पार्टिकल, ये नहीं हो सकता किसी चीज पे 1.4 टाइम्स चार्ज है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूरा पार्टिकल है, उस पर चार्ज की वैल्यू डिफाइन है, ये आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता किसी तरह, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, एक डिस्क्रीट पैकेट है, यानी वो बड़ा पैकेट है जिसे आप काउंट कर सकते हो होल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, जो काउंटेबल है। आप बच्चे अगर क्लास में बैठे हो तो आप काउंट किए जा सकते हो, तो इसका डिस्क्रीट स्टूडेंट्स को गए, डिस्क्रीट चिल्ड्रन या बॉयज को गए, ठीक है। क्वांटम भी उसको कहते हैं जो चीज डिस्क्रीट है, जो इजीली काउंटेबल होती है। अब ये डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटम किसका? एनर्जी का। अब वो एनर्जी किसकी है? दूसरी चीज आती है, एनर्जी किसकी है? ये एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ा होता है प्रीवियस, उसकी है, ठीक है। डिस्क्रीट पैकेट क्वांटम ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटे 2011 से पहले दिस इज नॉर्मली अ 2 मार्क डेफिनेशन,
और 2 नंबर किस पे मिलते थे, हमने ये जो लिखते थे डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें पूरा मार्क मिलता था। यही क्वेश्चन हमारे पास 11 में आ गया, 2 नंबर का ही आया हुआ, ऑल द पुरानी मार्किंग की में सारा यही डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन इस पे एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया हुआ है। और रिपोर्ट के अंदर उसने चीज हाईलाइट की हुई कि बच्चों ने एनर्जी का फॉर्मूला आगे लिखा ही नहीं होता, एनर्जी कौन सी एनर्जी है, किससे आइडेंटिफाई होती है एनर्जी। ठीक है, तो दूसरे मार्क के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं ये एनर्जी किससे आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफाइड बाय दिस फॉर्मूला E इक्वल्स टू E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। फ्रीक्वेंसी पे बेस पे डिपेंडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। या फर्दर हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं, E इक्वल्स टू HF होता है। अब H हमारे पास क्या है बेटे, कांस्टेंट, बाद में देखते हैं, वी कॉल इट प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वगैरह में गिवन होती है, वैल्यू क्या होती है 6.63 टाइम्स -34 जूल सेकंड। जूल सेकंड आपको पता चलता होगा क्या बन रहा है, वर्क को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वर्क को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो बेटे हमारे पास क्योंकि ये एनर्जी होगी ना, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स जूल पर सेकंड, वही हो गया। अच्छा, अब ये 2 नंबर की डेफिनेशन जिस पे 1 नंबर एग्जामिनर ने इस चीज पे लिखा होता है और सेकंड मार्क किसके ऊपर होता है, इसके ऊपर। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फोटोन। अच्छा, अब फोटोन के हम फर्दर अगर देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हमारे पास कई किस्म की हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम देखते हैं कि ओवरऑल रिलेटिव ऑर्डर में देखो उनका। रिलेटिव ऑर्डर देखने के लिए मेरे पास आते हैं बेटे, दिस इज गामा रेज होती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड होगी, माइक्रोवेव्स होगी और रेडियो वेव्स होगी। अब हमने ये पढ़ा बेटे, इस तरफ क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है नैनोमीटर में या मीटर में, इस तरफ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरफ इंक्रीज कर रही है, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स के अंदर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे जो हमारे पास एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, वो मैं पार्टिकल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों, डिस्क्रीट पैकेट है। ठीक है, इसका मतलब जिस तरह इनवेलप से जिसमें लेटर्स हैं, एक उसके पास पोस्टमैन के पास 15 लेटर्स हैं, तो हर लेटर एक डिस्क्रीट वैल्यू उसकी। ठीक है, तो पार्टिकल का वर्ड हम यूज करते हैं डिस्क्रीट पैकेट क्वांटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पार्टिकल लिख लो, एक ही चीज है, बाद में हम प्रूव भी करते हैं पार्टिकल किस तरह। ये बेटे ये गैमा रे पार्टिकल जो है ये सबसे एनर्जेटिक होता है, इसलिए गैमा पार्टिकल हर चीज में से पास कर जाते हैं, गैमा रेज हर चीज में से पास कर जाती हैं। एक्स रेज पे आपने पढ़ा हो कि इसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है। सबसे कम एनर्जी किन की है, रेडियो या माइक्रोवेव्स की, इसलिए इनको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने एनर्जेटिक फोटॉन्स नहीं होते। ठीक है, अब गैमा को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब कैंसर 2 किस्म का होता है, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन अगर एक जगह ट्यूमर बना हुआ है तो आप क्या करते हो कि उसके ऊपर गैमा रेडिएशन इंसिडेंट करते हो। अब गैमा के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी भी बहुत ज्यादा। जब गैमा पार्टिकल कैंसर के सेल को जाके हिट करता है तो इतनी जोर से हिट करता है कैंसर का सेल वहीं डेड हो जाता है। अगर सेल डेड होगा तो वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा तो वहां सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो वहां कैंसर की ग्रोथ फर्दर फिर रुक जाती है। ठीक है ना, तो हमारे पास इसको इस काम के लिए यूज कर रहे थे। सबसे एनर्जेटिक गैमा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या सारों की वेवलेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे कहेंगे एनर्जी भी डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटे, यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने सपोज एनर्जी दे दी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी है, क्योंकि हमने ये रिलेशन पढ़ा है, एनर्जी डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस वे। अब इस ग्राफ को अगर आप ग्रेडियंट लेते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके ग्रेडियंट की वैल्यू ये आ रही होती है 6.63 टाइम 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये ठीक ठाक बड़ी चीज है। एमएससी फिजिक्स में 100 मार्क का वाइवा होता है, इसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या, कैसे आ गया, क्यों आ गया। ठीक है, 100 मार्क का पेपर है क्वांटम के ऊपर, 100 मार्क का वाइवा इस प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पे बेटे हमारे पास पेपर में दी होती है।
हाँ वैल्यू गिवन होती है, ये सेकंड पेज में गिवन होती है। अच्छा बेटे अब एनर्जी मैंने कहा किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की है, तो हम E इज इक्वल टू एच एफ फॉर्मूला पढ़ा, ये हो गया। हमने ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो ये भी पढ़ा हो ना, C इक्वल्स टू एफ लैम्डा। बेटे अगर एफ को सब्जेक्ट में हो तो क्या हो जाएगा, C ओवर लैम्डा। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, एच सी ओवर लैम्डा। अब एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है इन वैक्यूम या एयर, वो भी कांस्टेंट होती है 3.00 टाइम 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट मींस न्यूमरेटर बिकम्स कांस्टेंट। तो एनर्जी किस पे डिपेंड होगी, 1 ओवर वेवलेंथ पे। इसका मतलब जितनी वेवलेंथ हम ज्यादा करते रहेंगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, वो फिर डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। अच्छा अभी फर्स्ट लर्निंग आउटकम हमने की है कि व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। तो फोटोन हम कहेंगे डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आइडेंटिफाइड बाय E equals to hf is photon. Now if graph of energy against frequencies provided to us, it will be a straight line from the origin and its gradient will define the value of Planck's constant. ठीक है। So all the electromagnetic waves do not possess the same energy due to difference of their frequency or wavelength. ठीक हो गया, ये चीज अभी होगी। अब आते हैं, इसका मतलब ये हो गया बेटे कि हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटम ऑफ एनर्जी। अब हम सपोज ठंड है, हम धूप में बैठते हैं, तो इसका मतलब है अगर धूप में हम जाके हमारा बॉडी का जो भी एरिया है हम पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी हमारे पास आके लाइट रेज इंसिडेंट की हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कितने पैकेट उसके आगे हिट किए हैं, कितने पैकेट हमारे पास लाइट वेव्स के आगे हिट किए हैं, कितने इंफ्रारेड के किए हैं, कितने रेडियो वेव या माइक्रोवेव हमारे एटमॉस्फेयर में मोबाइल पे बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली एनर्जी ही आ रही है, ये सारी चीजें एनर्जी ही आ रही है, एनर्जी ही आ रही है हमारे पास। अब सारे इसको डिफाइन, कितने फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी को बेटे फर्दर हम इसकी एप्लीकेशन पे देखते हैं कि अब मैंने कहा ना डिस्क्रीट पैकेट और क्वांटम ऑफ एनर्जी। अब ये फोटोन क्या क्या पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। पार्टिकल किसको कहते हो, क्लासिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल उसको कहते हैं जिसका रेस्ट के अंदर मैस हो। जब क्लास में बैठे हो तो मैं कहता पार्टिकल्स हैं, आप लोग पार्टिकल, क्योंकि आपका रेस्ट में मैस डिफाइन हो रहा है। लेकिन हाई एनर्जी फिजिक्स में बाद में हम प्रूव भी करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल हम कहेंगे उस चीज को कहते हैं जिसका मोमेंटम डिफाइन हो जाए, जिसका मोमेंटम डिफाइन हो जाए। अब फोटोन जो है हमारे पास, लाइट देखो हमारे पास है, लाइट वेव ही लेते हैं। अब अगर हम फिलामेंट लैंप की लाइट आ रही है तो बेटा फोटोन्स ही आ रहे हैं ना। ठीक है। अब देखो लाइट से हमारी इमेज कहाँ जाके बन रहा था, रेटिना में। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पार्टिकल है, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल में कह रहा हूँ उस चीज को कहते हैं इसका मैस होता है। अब अगर एक लाइट के पार्टिकल का भी अगर मैस है जाके हिट करेगा तो इसका हमारे रेटिना को, इसका मतलब वो तो लेंस को भी उड़ा देगा, आंख के अंदर जो रेटिना उसको भी उड़ा देगा। ठीक है। तो पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज होगी। पार्टिकल डेफिनेशन ये होगी कि जिसका मोमेंटम डिफाइन हो जाए। अब माइंड में आ रहा है सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, लेकिन फोटोन का रेस्ट में मास नहीं निकलता, कभी निकलता ही नहीं है। लेकिन जब ये मूव करता है तो उसका मास डिफाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना को माइन्यूट होता है कि हमें उसको पता ही नहीं चलता। ठीक है। वो हम डिटर्मिन भी उसकी वेवलेंथ के थ्रू करेंगे। इसलिए हमारे पास अब हम फर्दर जो पढ़ने जा रहे हैं, हम वो एविडेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि फोटोन की पार्टिकल नेचर है या फोटोन की वेव नेचर है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेव नेचर भी तो हमने पढ़ी ना, जैसे हमने डायफ्रैक्शन पढ़ी, वेव नेचर की, वेव की प्रॉपर्टी थी, रिफ्लेक्शन पढ़ी, रिफ्रैक्शन पढ़ी, इंटरफेरेंस पढ़ी, ये सारी प्रॉपर्टीज वेव्स की हैं, वेव्स हमने एस में पढ़ी है। यहाँ पे हम कहेंगे ये जो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये फोटोन्स की तरह बिहेव कर रही हैं, और फोटोन एक पार्टिकल होता है, एक पैकेट है, डिफाइंड पैकेट है, डिफाइंड एनर्जी पैकेट है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास फर्स्ट लर्निंग आउटकम आती है जो पैकेट नेचर को इंडिकेट करेगी। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो जो वर्ड है बेटा ये निकला हुआ फोटोन से। फोटोन्स मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी के पैकेट है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ईएम वेव्स हैं, वेव्स। ठीक है। ये हमारे पास ये रेडिएशन, इलेक्ट्रिक का मतलब ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक मेटल लिया और मेटल कोल्ड है, ये मैंने कोल्ड मेटल लिया है,
और इस पे मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करना शुरू हो गया बेटे, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इंसिडेंट करता हूं तो इसके अंदर से अब इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू हो गए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोल्ड मेटल है, हॉट मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हॉट मेटल होगा तो उसमें थर्मियोनिक एमिशन होता है, हम पढ़ चुके हैं थर्मियोनिक एमिशन ओ लेवल्स में प्रीवियस क्लास में सीआरओ केस में। ठीक है, यानी एक मेटल को हिट करोगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से मेटल में से निकलना शुरू होते हैं जब उसका टेम्परेचर सफिशिएंट आता है कि इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो थर्मो एमिशन होता है, थर्मियोनिक एमिशन होता है बेटे। ये मैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे आने लगा हूँ। ये कोल्ड मेटल, पहली चीज तो हॉट नहीं है, इसमें वी आर नेगेटिंग थर्मियोनिक एमिशन, बाद में दोनों में कंपेयर भी कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करता हूँ, वो डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से भी इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं। ठीक है, सो द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of cold metal when electromagnetic radiations of sufficient frequency are incident on it is known as photoelectric effect. The emission of electrons, ठीक, पहली चीज में जो स्टेटमेंट के अंदर आती है इफेक्ट ना, स्टेटमेंट ये आएगी जिसमें डॉपलर इफेक्ट स्टेटमेंट आई थी। ठीक है बेटे, हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कोल्ड मेटल। कोल्ड मेटल क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम थर्मियोनिक एमिशन को नेगेट कर सकें। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटॉन्स, ठीक है, ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट on it. The emission of electrons from the surface of cold matter when electromagnetic radiations of sufficient frequency are incident on. Particularly बताना है, अब हमने अब एक्सपोर्ट क्या करना है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टेटमेंट, इसी को एक्सपोर्ट करना है मैंने अभी, कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और चीज इमिट नहीं हो रही होती। ठीक है, दूसरा, ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होना क्यों जरूरी है? क्या हर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इमिशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, और ये किस में होता है? मेटल पे ही होता है। ठीक है, द emission of electrons from the surface of cold matter when electromagnetic radiation of sufficient frequency are incident। ठीक है, अब थर्मियोनिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको तो आप कह रहे होते हो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे कोल्ड मेटल्स, उनको हम कहेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके थ्रू हमने ये पढ़ना है कि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल एमिट नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। ठीक है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एमिशन होनी है, इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और चीज ने एमिट नहीं होना है। एक मिनट है, अच्छा कल सेट का पेपर हो रहा है इस सेंटर्स में या नहीं? जी सर हो रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा बेटे हमारे पास फिर एक्सपेरिमेंट पे आ गया। पहले एक्सपेरिमेंट में टू स्टडी इलेक्ट्रॉन्स आर emitted in फोटो emission। फोटो emission में फोटोन इंसिडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ही एमिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जिस इंस्ट्रूमेंट को तो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोबास स्कूल में पढ़ी होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, अब बेटे हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप की होती है क्या? ये हमारे पास डिस्क होती है, इसके ऊपर एक विच इज मेड ऑफ ब्रास, एक्चुअली ये डिस्क है, इसके ये स्टेम होता है वर्टिकल, ये स्टेम भी किसका? ब्रास का है।
टोटली ब्रास है अभी। ये एक हमारे पास स्ट्रिप है विच इज आल्सो मेड ऑफ ब्रास। ये टोटली अभी तक अरेंजमेंट जो बनाई है ब्रास की है। एक स्ट्रिप है, ये एक स्टेम है और एक डिस्क है। अब क्या करते हो, इसको यहाँ पे आपने हल्की सी इंसुलेशन लगाई है यहाँ पे, ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो जाए। और बाहर वाले हिस्से को आपने एक मोर मेटल के अंदर आपने इसको इनक्लोज कर दिया इस तरीके से। ठीक है। अब बेटे आपने क्या किया कि हमारे पास ये जो एक लीफ होता है, ये मैंने रेड कलर का शो किया, बिल्कुल ये इसके साथ ही है वाला। एक लीफ होता है गोल्ड का, जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ, बाकी ब्रास है। ये भी ब्रास है, ब्रास की डिस्क है बेटे। ये भी ब्रास का स्टेम हो गया, ये भी ब्रास की स्ट्रिप है, ये कोई भी मेटल है। अब अर्थ से कनेक्ट हुआ तो अब ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट ना ग्रेजुएशन मार्क हुई होती है एंगल लिहाज से। तो ये जो मेटल है ये भी मतलब ब्रास हो सकता है? इट कैन बी ब्रास, ठीक है, लेकिन ब्रास महंगा ना। देखो गोल्ड लीफ क्यों कहते हैं कि सारे मेटल्स में सबसे महंगा वही है जो लगा होता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए गोल्ड लीफ का नाम इसलिए रखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास एनी मेटल, और सामने बेटे इतने से हिस्से पे ना, सॉरी, इतने से हिस्से पे हमारे पास ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है सामने वाले हिस्से पे इतने से, ताकि हमें मैग्नीफाई होकर चीज नजर आ रही होती है। एंगल है, प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये इतना हिस्सा प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो ये जो इतने स्ट्रक्चर ब्रास का, ये मेटल के अंदर है या मेटल के बाहर है या किधर, मतलब मेटल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है? हाँ, मेटल की केसिंग, आउटर केसिंग मेटल है। अच्छा ठीक है, बाकी अंदर वैक्यूम है? अंदर वैक्यूम है, हाँ ठीक है। इसके अंदर एयर है, ये वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वैक्यूम कह लें या एयर एट वेरी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर जो हम कंसिडर करते हैं वो 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जबकि एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 मिलीमीटर लेते हैं बेटे। ठीक है, मैं दोबारा इसको, क्योंकि मैंने आगे समझाना किसी को, अब मैंने ये किया बेटे, डिस्क में बना चुका हूँ, दोबारा उसका नहीं कवर करूंगा और चीज समझ। मैंने कहा था ये डिस्क ब्रास की है बेटे, ये भी ब्रास है, ये स्ट्रिप ब्रास की होगी। एक लीफ गोल्ड का है, ये लीफ गोल्ड के ऊपर बिल्कुल इसके साथ है अभी। ठीक है, यहाँ एंगल मार्क हुए हैं 0 पे, 5, 10, 15, 20 जो अप टू गोस टू 90। प्रोटेक्टर मैंने कहा था। फिर मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे बेटे एक इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है, यानी कोई इंसुलेटर किया हुआ है। तो क्योंकि आउटर केसिंग हमने अर्थ से कनेक्ट करनी है, सॉरी, ये हमारे पास आउटर केसिंग है जो मेटल की है, सिर्फ डिस्क बाहर है, बाकी हर चीज हमारे पास, हमने इसको इनक्लोज कर दिया एक मेटल के बॉक्स के अंदर, और इस मेटल के बॉक्स को हमने इसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये अरेंजमेंट है सारी। अब इसको क्या करना है, ये एक लीफ गोल्ड के, इसलिए गोल्ड लीफ कह रहे होते हैं, स्टैटिक चार्ज इसी के थ्रू डिटरमिन करते हैं हम लोग। अब बेटे हमारे पास क्या है कि इसको हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे, उसी तरह जिस तरह कैपेसिटर को हम चार्ज करते थे। किस तरह, हमारे पास इस प्लेट को अगर मैंने पॉजिटिव से, सॉरी, इस प्लेट को अगर मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है या नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, और इस वाली प्लेट को, दूसरी प्लेट को बेटे मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी इस मेटल को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक्यूमुलेट होंगे, जो जो पाथ मिलता रहेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। यहाँ पे क्यों नहीं जा सकते इस तरफ मेटल के, क्योंकि मेटल के दरमियान वो इंसुलेशन लगाई थी ना, ये मैंने क्या लगाई थी, इंसुलेशन, ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो सके। सॉरी, ये इंसुलेशन थी। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्क पे आएंगे वो फर्दर किस पे आएंगे, ये स्टेम के अंदर आ गए, स्टेम के अंदर किस पे फर्दर, ये स्टिप के ऊपर भी आ गए, गोल्ड के ऊपर भी आ गए। अब गोल्ड और स्टिप जस्ट शार्प एजेस हैं, ये भी सर्कुलर है, ये भी थोड़ा सा सर्कुलर है, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल और दूसरे डिस्क सर्कुलर है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सबसे चार्ज इस सारों के ऊपर देखा जाए तो किस पे होगा, ब्रास स्ट्रिप और गोल्ड के लीफ के ऊपर होगा। लाइटनिंग कंडक्टर में देखो शार्प एजेस रखे जाते थे, स्पाइक्स बनाई जाती हैं, क्यों, वहां के चार्जेस ज्यादा आके क्यूमुलेट हो। ये गॉसेस लॉ होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, समझो कि ये चार्ज शार्प एजेस पे ज्यादा डिपॉजिट होता है या ज्यादा क्यूमुलेट होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ सबसे ज्यादा चार्जेस होंगे। अब हमारे पास और बाहर वाला हिस्से पे कौन चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये अर्थ के साथ है,
अर्थ के साथ डेफिनेटली अगर आएगा भी तो अर्थ की वजह से अर्थ में चला जाएगी, अर्थ में से आ जाएगा तो इससे न्यूट्रलाइज होना है। बाहर वाले हिस्से पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ डिस्क पे होना है, स्टेम के ऊपर होना और ब्रास और गोल्ड के लीफ के ऊपर है। अच्छा, अब बेटे इन पे सेम चार्ज है, इन दोनों पे लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो इसका मतलब है बाय कूलम्स लॉ एफ इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन चार्ज ऑन ब्रास एंड चार्ज ऑन गोल्ड। जितना चार्ज ज्यादा होता जाएगा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वही जो गोल्ड का लीफ जो यहाँ पे है था पहले, वो मूव करके बेटे वो सपोज वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ तक आ गया। अब ये डिफ्लेक्टिंग एंगल डिफाइन हो गया, सपोज ये 20 डिग्री है 10 डिग्री है, वो अलग बात है, लेकिन एक डिफ्लेक्टिंग एंगल जो है वो हमारे पास डिफाइन हो चुका है। ठीक हो गया, डिफ्लेक्टिंग एंगल डिफाइन हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना बेटे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब डिस्कनेक्ट कर दिया तब हमारे पास अरेंजमेंट ओवरऑल की आ चुकी है। सर ब्रास भी मूव नहीं करेगा बेटे ब्रास में थोड़ी मूव करना है, ब्रास अच्छा गोल्ड और ब्रास को देखो बेटे, वो दोनों ब्रास काफी स्टिफ होता है, उसके हाँ। यंग मॉडुलस की वैल्यू, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ब्रास की स्ट्रिप कह रहा हूँ, गोल्ड का लीफ कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, थिकनेस काफी कम है बेटे, स्ट्रिप काफी है, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके इलास्टिक कांस्टेंट या उसके यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसलिए डिफॉर्म करना डिफिकल्ट है, उसे मूव नहीं करना, गोल्ड का लीफ मूव करके अपनी न्यूट्रल पोजीशन से। सही हो गया सर। ठीक है, अच्छा अब बेटे ये हमारे पास ये सारी अरेंजमेंट वही होगी, ये गोल्ड का लीफ यहाँ पे जा चुका है, अब ये डिफ्लेक्टिंग एंगल डिफाइन हो चुका है, जो भी ये हमारे पास है, ये इंसुलेशन उसी तरीके से है। सर ये जो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से ही आया है ना, ब्रास पे भी और गोल्ड पे भी। हाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ ना यार बेटे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे भी गए, सारा फिजिकल कनेक्शन है तो इसकी उसकी वजह से कंडक्शन की वजह से आया, नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी से आया। ठीक है ना, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास ये उससे जना शो किया जिसने पहले कोई नहीं किया, मैंने सिर्फ अब बैटरी हटानी है, अब मैंने बैटरी हटा दी हुई है। ठीक है, अब सारी अरेंजमेंट, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे भी है बेटे, अभी इस पे भी है, लेकिन ज्यादा चार्ज किस पे होगा, इन्हीं पे होना है, इस तरीके से बहुत ज्यादा चार्ज है, शार्प एजेस पे जो ज्यादा होता है। ओके ये हो गया। अब दिस इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब बेटे इस पे क्या करते हो, अब एक मैंने फ्रेशली क्लीन्ड कोल्ड जिंक प्लेट रख दी, दिस इज फ्रेशली क्लीन्ड कोल्ड जिंक प्लेट। अब जिंक भी क्या मेटल है, तो कहा जाए कि यहाँ से थोड़े से ना इसके स्ट्रिप की एंगल डिफ्रैक्टिंग थोड़ा सा कम होगा, क्यों, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे भी आ जाएंगे ना, नीचे से मूव करके जाने बेटे, कोई नीचे से चला, कुछ ब्रास टिप से आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, तो डिफ्लेक्टिंग एंगल सपोज पहले 30 डिग्री था, वो डिक्रीज करके 27 पे आ गया, 26 पे आ गया, बस उसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कांस्टेंट है, अब कोई चेंज नहीं हो रही है। अब मैं ऑब्जर्वेशन पे देखने लगा, मेरी ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है, एनालिसिस के ऊपर, अब मैंने इसके ऊपर ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करनी है जिंक की प्लेट के ऊपर, और मैं देखूंगा डिफ्लेक्टिंग एंगल पे क्या चेंज आ रहा है, डिफ्लेक्टिंग एंगल, और यहाँ से मैं देखूंगा कि फोटो एमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, फोटो एमिशन, हम रनिंग आउट ऑफ स्पेस हियर, लेकिन हो ही जाएगा। ओके अब बेटे मैं कह रहा हूँ, अगर अब मैंने क्या करनी है, इसके ऊपर जिंक की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फेंकनी है, जिंक के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, हर के ऊपर नहीं होनी, अभी सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हैं, बाद में अल्ट्रा वायलेट ही क्यों फेंकी है मैंने, ये भी आएगा बाद में। अच्छा बेटे जब मैंने इसको ऑफ किया था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, इसकी डिफ्लेक्टिंग एंगल की वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूँ 28, सपोज वैल्यू है बेटे मेरी, ठीक है, पहले 30 थी, जब मैंने जिंक की प्लेट रखी उसके ऊपर तो डिफ्लेक्टिंग एंगल डिक्रीज करके 30 से 28 डिग्री हो गया, फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहनी है, चाहे आधा पौना घंटा घंटा डेढ़ निकले, और अगर सराउंडिंग के अंदर हमारे पास वो ह्यूमिडिटी नहीं है तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग एंगल तो अभी कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जो ही मैं इसको ऑन करता हूँ
हम ये देखते हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। डिक्रीज करते 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 सपोज वो आ गई है, सपोज 20 डिग्रीज पे आ गई। जो ही 20 डिग्रीज पे आ गई तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया अल्ट्रावायलेट को। ठीक है, रीजन फोटोमिशन देखते हैं बाद में। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, होगी और 20 पे ही है, फिर फर्दर चेंज ही नहीं हो रही, जितनी देर मर्जी रखे रखें। फिर जो ही फर्दर मैंने इसको ऑन किया, ये क्या होगी, फर्दर डिक्रीज करना शुरू होगी। ठीक है, फर्दर डिक्रीज करके सपोज ये आ गई हमारे पास, ये 11 डिग्रीज पे आ गई। जो ही 11 पे आ गई मैंने फिर इसको ऑफ कर दिया, फिर ये कांस्टेंट होगी, यहाँ पे कांस्टेंट एट 11 पे ही रही। फिर इसको ऑन किया, ये फिर डिक्रीज करके 2, सपोज जो ही 7 डिग्री पे आ गई मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पे इंसिडेंट करता हूँ बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिंक की प्लेट के ऊपर, तो एंगल डिक्रीज करता है। एंगल डिक्रीज क्यों करेगा, एंगल इसलिए डिक्रीज करेगा कि फोर्स डिक्रीज कर रही है उनके इन बिटवीन। फोर्स क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि चार्जेस की स्ट्रेंथ डिक्रीज करना शुरू हो गई है। अब चार्जेस की स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करती है, उसकी रीजन क्या है बेटे, यहाँ से क्या आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं। वो फोटोन ने जाके हिट किया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया मेटल में से। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल देगा तो हमारे पास एक एटम, जो मेटल का है एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसमें पीछे कौन सा चार्ज बनता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा एटम के ऊपर। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे स्टेम पे या डिस्क पे या जो ब्रास गोल्ड की लीफ के ऊपर है, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। वो अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, चार्जेस की कम हो जाएगी गोल्ड लीफ और ब्रास लीफ पे। अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग एंगल भी कम हो गया, वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग एंगल भी डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब जहां जहां हमने लिखा डिक्रीज का मतलब वहां फोटो एमिशन हो रहा है, इसका मतलब भी डिक्रीज कर रहा है। नहीं था तो उसमें कोई नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज करके हो रहा है, यहाँ फिर नहीं हो रहा, यहाँ फिर हो रहा है, और यहाँ पे फिर नो था। तो इसका मतलब फोटो एमिशन इसलिए हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब फोटोन जो है जब जाके हिट किया उन्होंने एक स्टेबल एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया उस एटम में से, जिसकी वजह से उस एटम पे नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे ब्रास की स्ट्रिप और गोल्ड के लीफ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे या स्टेम के ऊपर, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ उनके ऊपर कम हो जाती है। स्ट्रेंथ कम होने से कूलम फोर्स कम हो जाएगी, तो डिफ्लेक्टिंग एंगल भी डिक्रीज कर देगा। सर फोटॉन्स जो होते हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता ना उनके ऊपर? फोटोन पर कोई चार्ज नहीं, वो पैकेट एनर्जी का ठीक है, और उसका मास भी नेग्लिजिबल होता है। मैथ भी नहीं है, अभी है ही नहीं, जीरो मैथ है लेस्ट के अंदर, लेस्ट में जीरो मैथ है, बाद में पढ़ेंगे मोमेंटम वैसे डिफाइन होगा, लेकिन जीरो मैथ है अभी, एनर्जी सिर्फ है वो। जिस तरह धूप में बैठे, उसका धूप में जाके बैठे, उसमें फोटोन का मैथ वो हिट करें तो थोड़ी देर बाद तबीयत खराब जख्मी होकर अंदर आ रहे हो ठीक है, तो हमारे पास बेटे लेस्ट मैथ उसका जीरो है, बाद में थोड़ा डिफाइन करेंगे, मोमेंटम डिफाइन करेंगे। एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मेटल गर्म हो जाएगा है ना? ये मेटल गर्म, टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी, इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली वेरी करेगी थोड़ी, क्योंकि एनर्जी आ रही है ना, लेकिन हम डायरेक्ट इसको हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे। मैंने इस पे इंफ्रारेड रेडिएशन इंसिडेंट नहीं की, हॉट रेडिएशन इंसिडेंट नहीं की, कोल्ड मेटल लिया था और उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की है। ऑल द थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज होगा। ठीक है, नहीं होगा तो वो गलत होगा, होगा जरूर। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये, अब यही एक्सपेरिमेंट अगर मैंने रिपीट किया विद अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करेंगे हम लोग, जहां पे मैंने नेगेटिव लगाया हुआ था ना ये वाला, यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देंगे, और जहां पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दें अगर, तो क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया तो मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन सारे निकल के जो है थे इधर आएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे सारों पे, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो इसी तरह ही, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रास टिप रख के उस पर हिट करते हो। अब हम उसके जिंक प्लेट रख के हम ये ऑब्जर्व करते हैं, अब कोई सिग्निफिकेंट चेंज आती नहीं है एंगल के ऊपर। अब क्यों नहीं आ रही वो, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जब आप हिट कर रहे हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उसमें से फोटोन निकल रहे हैं, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा दिया है, तो हमारे पास गोल्ड की इसके स्ट्रिप के ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो गया, स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, स्ट्रिप के आने जिंक की प्लेट पे। अगर ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इन पे भी हमारे पास ब्रास और गोल्ड की स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होता जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल फर्दर मूव कर सके, तो वो निग्लिजिबल होता है, हम उसको वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट क्या निकला
बेटे ये रिजल्ट निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इमिट होते हैं एंड वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह थर्मियोनिक एमिशन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आ गया कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो हमारे पास हमने स्टेटमेंट में ये चीज पढ़ी थी, हमने ये लिखा था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोल्ड मेटल। वो भी हमने कहा था कोल्ड मेटल क्यों लिया, ताकि हम नेगेट कर सकें थर्मियोनिक एमिशन। अब तो आपका सर ये आपको पता है इस तरह चला ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स खाली इमिट हो रहे हैं क्योंकि आपने वो क्योंकि ग्रेजुअली वो एंगल डिक्रीज करता जा रहा था और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा था, तो इसलिए ये प्रूफ है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कोई सब्सटेंस नहीं निकल रहा। बिल्कुल ये 100% अब हमने देखना है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी को मैंने ब्लॉक में बंद किया हुआ है। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी क्यों होना जरूरी है, ठीक क्यों। अब हमारे पास आते हैं, ये दोबारा एक ऑब्जर्वेशन पे आ जाऊं। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास आता है पहली चीज प्रॉपर्टी है फोटो एमिशन। एमिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्रेड। थ्रेशोल्ड लेवल क्या हम कहते हैं, मिनिमम को। ए ग्रेड किस पे दिया है, सी किस पे दिया है, वो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्रेड्स होता है। तो थ्रेशोल्ड हम कहते हैं मिनिमम को बेटे, फ्रीक्वेंसी होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट फोटॉन्स की दैट कैन कॉज फोटो एमिशन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ photons that can cause photo emission process। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्पेक्ट्रम को, गैमा रेज हो गया बेटे, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, विजिबल होगी, इंफ्रारेड होगी, माइक्रोवेव्स होगी और रेडियो वेव्स होगी। अब इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और ये किस चीज पे डिपेंडेंट होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसके लिए दोबारा वही मैंने जो अभी पढ़ाया था बेटे, वही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी लिया, नेगेटिवली चार्ज है वही बेटे, वही ब्रास की स्ट्रिप है, उसी तरह गोल्ड का लीफ है, नेगेटिव चार्ज जिसने शो किया था वही है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेशन थी, वही इंसुलेशन है, और ऊपर वाला हिस्सा हमने मेटल का अर्थ पोटेंशियल पे था, अर्थ पोटेंशियल पे ही है। डिफ्लेक्शन डिक्रीज होती है, हमें पता चलता है फोटो एमिशन हुआ। डिफ्लेक्शन डिक्रीज नहीं होगी, हमें पता नहीं हो रही है, डिफ्लेक्टिंग एंगल से हमें पता चलता है। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में देखता जाता हूँ, ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस के थ्रू बेटे मैंने देखा मेटल कौन सा है, फोटॉन्स कौन से आ रहे हैं, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, एंगल पे क्या चीज आ रही है, फोटो एमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एंगल डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे हो रहा है, अगर एंगल नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं होगा। अच्छा बेटे मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज जिंक ले लिया, जिंक फ्रेशली क्लीन मेटल है। फ्रेशली क्लीन करना भी है, उसमें कोई ऑलरेडी बेटे कोई डर्ट वगैरह ना हो, कोई डर्ट पार्टिकल पे भी चार्ज होता है ना। जिस तरह गाड़ी को आप जितना डस्टर से, ड्राई डस्टर से जितना साफ करते हो, चमकाते हो उसको जितना, इतना फ्रिक्शन की वजह से उस पर ज्यादा चार्ज होता है। पेंट के ऊपर जो लेयर होती है वो इंसुलेशन की होती है, उतना ज्यादा कटा उस पर पड़ता है, उतना ज्यादा डस्ट पार्टिकल स्टिक होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, चार्ज होता है उनके ऊपर। तो फ्रेशली क्लीन की गई ताकि उन पर कोई फर्स्ट की चार्ज ना हो। दिस इज फ्रेशली क्लीन्ड कोल्ड मेटेलिक सैंपल है, हमने डिफरेंट मेटल्स पे देखना। ठीक है, मेटेलिक सैंपल। ओके बेटे सपोज मैंने जिंक ही लिया है, जिंक लिया,
इसके ऊपर मैंने सपोज अगर मैंने इसके ऊपर रेडियो वेव्स मैंने इंसिडेंट की, कोई चेंज नहीं आई बेटे। मैंने माइक्रोवेव्स इस पे इंसिडेंट की, कोई चेंज नहीं आई। हम इंफ्रारेड डे फेंक नहीं सकते क्योंकि वो हॉट रेडिएशन या थर्मियोनिक इमिशन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने विजिबल लाइट इस पे फेंकी, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अगर कोई चेंज नहीं आई तो इसमें फोटो इमिशन भी नहीं हुआ, ठीक है। चार्ज वहां पे स्टैटिक है, चार्ज मूव करेगा तो पता चलेगा हमें डिफ्रैक्शन कम हुई है और इलेक्ट्रॉन मिट हुए थे इस मेटल में से। फिर हमने क्या किया, वो जिंक की ही प्लेट है, जिंक की ही प्लेट ली, उसके ऊपर हमने अब इंसिडेंट किए अल्ट्रावायलेट। जो ही अल्ट्रावायलेट की तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर गया। एंगल एरो नीचे डिक्रीज के लिए यूज करता हूँ। फिर इससे हट के हमने इस पे एक्सरेज फेंकी, इससे भी डिक्रीज कर गई, ठीक है। मैंने इस पे फिर गैमा रेज फेंकी, उससे भी डिक्रीज कर गई। इसका मतलब फोटो एमिशन यहाँ पे हुआ है। फर्दर डिक्रीज किया गैमा पे, एक्स पे, वो मैं बात नहीं की बेटे, मैंने क्या सिर्फ डिक्रीज किया अभी, ठीक है। फिर हमने इस मेटल को चेंज कर दिया फ्रॉम जिंक, नाउ वी कंसीडर सीजियम। सीजियम के ऊपर भी हमने रेडियो वेव इंसिडेंट की, कुछ फर्क नहीं पड़ा। माइक्रोवेव की, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आई। इसका मतलब इस पे फोटो एमिशन नहीं हुआ। फिर हम इसी सीजियम के ऊपर हमने, मैंने कहा इंफ्रारेड तो इंसिडेंट कर नहीं सकते, विजिबल लाइट की है। विजिबल लाइट के बाद देन वी इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट होगी बेटे, एक्स रेज फेंक दी हमने, गैमा तो सारों से डिक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बेटे ये डिपेंड करता है हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह बाउंड हुए हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड हुए होते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली बाउंड है तो उनको वहां से निकालने के लिए एनर्जी भी उतनी चाहिए, और एनर्जी किसने देनी है, वो फोटोन ने देनी है, क्योंकि फोटोन ने जाके एक इलेक्ट्रॉन पे हिट करना है। इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी है उस एटम में से निकलने के लिए, उस मेटल में से निकलने के लिए, और रिमेनिंग एनर्जी फर्दर फिर उसका करंट डिफाइन करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा उससे। अब इस तरह इफेक्ट पड़ रही है जी तो बेटे। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं तो उनको, उन पे अगर विजिबल लाइट भी डालेंगे तो वो भी मतलब करेंगे, फोटो एमिशन करेंगे। बिल्कुल या करते हैं, जिस तरह करते हैं। सीजियम की एग्जांपल मैंने दी है बेटे, तूफान की होती, ठीक है। ठीक है, सीजियम की एग्जांपल इसलिए दी है। अच्छा, अब हम जो चीज पढ़ रहे थे, मैंने लिखा फोटो एमिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने कहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फोटॉन्स की। इसका मतलब है हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो एमिशन नहीं होना। अब माइंड में आ रहा होगा सर, अगर पहले हमारे पास जिंक था, हम ये फेंक रहे थे और हमने सोर्स जो लगाया हुआ था यहाँ पे 20 वॉट का लगाया था जिसके थ्रू रेडिएशन जाके इंसिडेंट हो रही थी, इसको 20 की जगह हम 12,000 या 2,220 वॉट अगर कर देते तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कम है। एक फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी एनर्जी कम है। आप क्या कर रहे हो, अगर आप बेटे ये वॉटेज ज्यादा कर रहे हो, पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा कर रहे हो, तो यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स एक्चुअली व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम दैट सोर्स, ठीक है। देखो घर के अंदर हम विजिबल लाइट लगाते हैं, 20 वॉट का बल्ब है तो बेटा वही विजिबल बॉम्ब या फिर डे लाइट जो व्हाइट लाइट आ रही होती है वो होती है। अगर आप 1000 वॉट का लगा दोगे तो लाइट वही आ रही होगी, लेकिन क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, उसमें लूमन ज्यादा होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो आप अगर पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा करते हो तो उससे हमारे पास ये होता है कि यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन्स। डिस्क्रीट पैकेट है, आप डिस्क्रीट पैकेट को, हर एक पैकेट की जो एनर्जी देते हो वो उतनी ही होती है, लेकिन आप नंबर ऑफ पैकेट ज्यादा कर देते हो बाय इंक्रीजिंग द पावर रेटिंग ऑफ सोर्स। सर तो अगर हम लोग पावर ज्यादा डालते हैं तो उससे यही होगा ना कि जो इंटरनल एनर्जी उसकी जल्दी हीट अप होगा मेटल, लेकिन हो सकता है डिफ्लेक्शन कम हो एंगल के अंदर, इस तरह का तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं बेटा, इंटरनल एनर्जी मैंने पहले कहा था कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज आना नहीं, आएगा जरूर, मैं कहूँ नहीं आएगा, ठीक है, होता जरूर है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो हम लोग उसको बाद में हाथ या हीटर नहीं बना रहे हम लोग,
ठीक है, आप इजीली अब देखो, सिंपल एग्जांपल दूं अब, बेटे ज्वेलरी पहनी होती है, उस पे भी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई पर्टिकुलर रेडिएशन ज्यादा डिफाइन की जाए तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अमिट होने के बाद अगर उसका आप देखते हो साइज, ये लेकिन इतनी जल्दी नहीं होना, कई 100 साल बाद वो ऑब्जर्व होता है कि उसका मैथ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें से पार्टिकल अमिट होते जा रहे हैं जिनका मैथ इलेक्ट्रॉन मैथ कम होना शुरू होता है। ठीक है। आपको फिल्म, आपके सिंपल एक फिलामेंट लैंप की एग्जांपल दे दूं। अब फिलामेंट लैंप में थर्मियोनिक एमिशन होता है, जिस वायर जो होती है फिलामेंट की, ठीक है, उस वायर का बेटे देखो थिकनेस कम होना शुरू होती है। अगर थिकनेस कम होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वहां पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेटल का जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर ज्वेलरी पहनी हुई तो हमारे पास डेफिनेटली ये रिंग्स वगैरह हैं, तो अगर उसमें से होता जा रहा है, फोटो मिशन होता जा रहा है, थोड़ा सा नो डाउट डिफरेंस आता है मैथ का, लेकिन कई 100 साल के बाद आता है। ये नहीं होता कि पहने हो तो बाद में जो है कान गर्म होना शुरू हो जाए, उससे पॉसिबल नहीं बेटा, बहुत बहुत ही कम है, वो मैयर ही नहीं होना। अगर आपने थर्मामीटर लिया जिसकी परसेंट 0.0001 भी अगर सेंटीग्रेड है तो वो भी मैयर नहीं होनी। ठीक है, ठीक है, तो उसको इसलिए उसको हम वैसे ही निगेट करेंगे, नहीं है वो, हायर क्लासेस में आती है, यहाँ पे है ही को नहीं वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से जो मैं बात कर रहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, अरे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिंक के लिए क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिस पे फोटो मिशन हुआ था। कौन सी थी? वो ये थी बेटे, वो अल्ट्रावायलेट आ रही थी। और सीजियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी? विजिबल लाइट आ रही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सीजियम की है वो कम है एज कंपेयर टू जिंक। इसका मतलब हो गया कि सीजियम के एटम इतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं थे टू देयर एटम इन कंपैरिजन टू जिंक। इतनी चीज क्लियर होगी बेटे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले यहां तक पूछ लो। That's great. अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये तो हो गया पहले कि थ्रेशोल्ड फोटो मिशन डिपेंडेंट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। अब फर्दर आते हैं कि फोटो मिशन कैसा प्रोसेस है। अब आते हैं फोटो मिशन is an instantaneous process है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में उसी वक्त जो ही आप फोटोन इंसिडेंट करते हो एट ए टाइम द इलेक्ट्रॉन मिट होना शुरू होते हैं, अनलाइक थर्मियोनिक एमिशन। मैं ये दोबारा वही सारी चीज एक गोल था, ठीक है, उसी तरीके से सारी जिंक की है। जिंक के लिए अब हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या करना है, इस पे यूवी से ही आना, बाकियों से नहीं आना, या यूवी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिन पे उससे आना है। अच्छा, अब बेटे जो ही हम इस पे फेंकते हैं जिंक के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हम देखते हैं एट ए टाइम इसमें डिफ्लेक्टिंग एंगल क्या डिक्रीज कर जाता है, जबकि थर्मियोनिक एमिशन में ये नहीं होता। अगर मेटल, ये सपोज इसका टेम्परेचर भी अभी मैंने लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, एक मेटल लिया है हमारे पास, जिंक ही लिया मैंने, अब इसके ऊपर मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन या इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर पर्टिकुलर हद तक इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू होंगे। ठीक है, तो थर्मियोनिक एमिशन में टाइम लैग आ रहा होता है, ठीक है, टाइम डिफरेंस आ रहा होता है, स्लो रेट आ रहा होता है उसमें, कि हमारे पास टाइम गैप आ रहा होता है कि आप जो ही आप हीट प्रोवाइड करते हो एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन मिट नहीं होते, पहले वो मेटल क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जब उसका टेम्परेचर एक हद तक सफिशिएंट हद तक इंक्रीज कर देता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिट होना शुरू होते हैं। तो टाइम डिफरेंस है। और ये प्रॉपर्टी फिर एक और चीज क्या आएगी, यहाँ पे क्या है, जो ही आप फोटोन इंसिडेंट करते हो एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन मिट होना शुरू होते हैं, देयर इज जीरो टाइम डिले, इंस्टेंटेनियस एमिशन है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एमिशन है ये पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करती है। अब पार्टिकल नेचर का मतलब है, जैसे सिंपल कहें, हमारे पास एक टेनिस की बॉल है बेटे, ठीक है, या स्नूकर के अंदर 2 बॉल्स हैं,
ठीक है, हमारे पास दोनों पार्टिकल ही हो गए। जब एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है तो दूसरी बॉल इंस्टेंटेनियसली मूव करना शुरू होती है। वो ये नहीं करती पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले एक पैटर्न उससे फर्स्ट बॉल से और थोड़ी देर बाद जाके मूव करना शुरू हो, वो इंस्टेंटेनियसली मूव करती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इंस्टेंटेनियस एमिशन प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास पार्टिकल की, और पार्टिकल उस चीज को कहेंगे इसका मोमेंटम डिफाइन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि फोटोन जो है इसका मतलब उनकी पार्टिकल नेचर हम फर्दर उसको पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल फॉर्म में बिहेव करता है, वो उसका बिहेवियर ड्यूअल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का ड्यूअल बिहेवियर है, बात का पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, बात का वेव की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस मिशन हमें ये बताता है कि ये पार्टिकल की डेफिनेशन बनती है, ये फोटो मिशन हमें ये बताता है कि पार्टिकल, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ना की एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिस तरह एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में जाकर उसको एनर्जी देता है, वो डिसअपीयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और फर्दर फिर मूव करता है, मेटल में से एमिट आउट होता है, ठीक है। तो फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दूसरी प्रॉपर्टी होगी है, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? लो बेटे आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी कल क्लास होगी इसी टाइम पे। तो ये भिजवा दीजिएगा प्लीज। ये मैं अब ठहर के भेजूंगा, अभी 2 क्लास से पढ़ानी, ठीक है, फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि 10-11 बजे ही आएगा। इससे ठीक हो पहले गया। नहीं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके बेटे, बाकी इंशाल्लाह कल इसी ओ- टाइम, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।